नमस्कार दोस्तों, टीचिंग बेस शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रथम पाली में जो पेपर हुआ था आपका सीटेट का, यानी कि प्राइमरी लेवल का, तो इसमें सीडीपी की सटीक आंसर की आप मिलाएं केवल सीडीपी। तो आइए देखते हैं। पहला पहला क्वेश्चन है कि डिस्ग्राफिया क्या है। ऑप्शन ए एक भाषण विकार। ऑप्शन ए एक भाषण विकार जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटि करना। ऑप्शन दो एक गति युक्त विकार जिसकी विशेषता स्थूल और पेशीय बाध्यता। ऑप्शन तीन एक तंत्रिकीय विकार है और जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। ऑप्शन चार एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेशशील व्यवहार है। तो डिस्ग्राफिया क्या है, तो एक तंत्रिकीय विकार है। ऑप्शन तीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। ऑप्शन तीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर दो, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है और कहलाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए विभेदित निर्देशन। ऑप्शन दो संवर्धन। ऑप्शन तीन त्वरण। ऑप्शन चार विसर्जन। तो आगे बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गतिवर्धन कहलाती है। ऑप्शन तीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है त्वरण। क्वेश्चन नंबर दो का करेक्ट आंसर क्या है, त्वरण गतिवर्धन। आपकी शिफ्ट कोई सी हो, ए हो, बी हो, सी हो, आप जब आंसर की मिलाएं तो आपको आंसर की कैसे मिलानी है, यानी कि आपका सेट ए हो, सेट बी हो, सेट सी हो, सेट डी हो, कोई सा भी हो, प्रश्न मिलाएं उसका आंसर मिलाएं। आइए क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन क्या है, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि भी ऑप्शन ए पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, हाँ बिल्कुल बात ठीक है, अनुकूलन करें। ऑप्शन दो विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शन तीन अपने यानी कि अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, हाँ बिल्कुल ठीक है। विविधता को एक बाधा के रूप में देखें तो ये नहीं होगा। तो एक दो तीन, ऑप्शन नंबर दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक दो तीन। क्वेश्चन नंबर तीन का करेक्ट आंसर ऑप्शन दो हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। आइए क्वेश्चन नंबर चार की ओर। क्वेश्चन नंबर चार क्या है, शेषवावस्था में सामाजिकरण की खालिस्तान संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं जबकि प्रारंभिक बालावस्था में सामाजिकरण की खालिस्तान संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ऑप्शन वन तृतीयक माध्यमिक। ऑप्शन दो प्राथमिक माध्यमिक। ऑप्शन तीन माध्यमिक और प्राथमिक। ऑप्शन चार माध्यमिक और तृतीयक। तो शेषवावस्था की पहली अवस्था क्या कहलाती है, तो इसे कहते हैं प्राथमिक एजेंसी, यानी कि परिवार में जब बच्चा सीखता है। तो ऑप्शन दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, प्राथमिक और माध्यमिक। क्वेश्चन नंबर चार का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक और माध्यमिक। आइए क्वेश्चन नंबर पांच की ओर। क्वेश्चन नंबर पांच क्या है, ले बाइगोस्की के अनुसार ऑप्शन ए सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। ऑप्शन दो संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। ऑप्शन तीन भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। ऑप्शन चार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो ले बाइगोस्की के अनुसार क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर छः। क्वेश्चन नंबर छः, लोरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। तो अच्छे तरीके की बात आ जाए, ऑप्शन ए उत्तर उत्तर संक्रियात्मक स्तर। ऑप्शन दो पूर्व पारंपरिक स्तर। और ऑप्शन तीन पारंपरिक स्तर। और ऑप्शन चार पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो क्वेश्चन नंबर छः का करेक्ट आंसर ऑप्शन तीन हो जाएगा, यानी कि पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर। आइए क्वेश्चन नंबर सात। क्वेश्चन नंबर सात क्या है, ये कथन है शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकर अन्य लोगों के साथ बातचीत विद्यार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कारण क्या कहता है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। ऑप्शन ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन दो ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर यानी कि आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर सात का सटीक आंसर बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर आठ। क्वेश्चन नंबर आठ क्या है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। ऑप्शन ए उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत करना। तो वर्गीकृत नहीं करना है भैया। ऑप्शन दो विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन ग्रेड नहीं देना है भैया। ऑप्शन तीन विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, बिल्कुल बात ठीक है, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन तीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आठ का, ना ही उनकी तुलना करनी है भैया। आइए क्वेश्चन नंबर नौ की ओर।
किस आयु में बच्चे अपने शब्दों में खेल में शामिल हो सकते हैं और जैसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन 2 1 वर्ष, ऑप्शन 3 3 वर्ष, ऑप्शन 4 7 वर्ष। तो चुटकुले और पहेलियों को पसंद करते हैं, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कैरल गिलिगन ने कोहल वर्ग के नेत्र विकास के सिद्धांत की आलोचना की। ऑप्शन ए सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, ऑप्शन 2 नारीवादी दृष्टिकोण से। तो कोहल वर्ग की किसकी आलोचना की गई थी? नारीवादी दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नारीवादी दृष्टिकोण। ना ही उनको पर्याप्त महत्व देना, ना ही संसाधन की पत्ती है, क्या हो जाएगा? नारीवादी दृष्टिकोण। आइए क्वेश्चन नंबर 11। जीन पियाजे के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 11, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर, किसी एक ही पहलू पर ध्यान करना केंद्रीकरण और अलग अलग पहलुओं पर ध्यान करना विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय। क्या हो जाएगा? केंद्रीय। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा? केंद्रीय। आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? प्रारंभिक बालावस्था में वृद्धि और सोच है जबकि मध्य बालावस्था में वृद्धि और सोच है। ऑप्शन ए धीमी, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, स्थिर और तार्किक। ऑप्शन 2 स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, धीमी और तार्किक है। ऑप्शन 3 स्थिर है, तार्किक, धीमी और आत्म केंद्रित है। ऑप्शन 4 धीमी, तार्किक, स्थिर और आत्म केंद्रित है। तो प्रारंभिक जो बालावस्था की बात करें तो स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, धीमी और तार्किक है। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, धीमी और तार्किक है। क्वेश्चन नंबर 12। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्न में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? ऑप्शन ए बुनाई, ऑप्शन 2 तैरना, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना। ऑप्शन 4 एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा तैरना। तैरना क्या है? स्थूल गतिक कौशल है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 14, भौतिक वृद्धि और विकास के खालिस्तान और सिद्धांतों का पालन करते हैं। ऑप्शन ए एकीकरण, सरल से जटिल, विभेदीकरण, जटिल से सरल। ऑप्शन 2 शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहरी। ऑप्शन 3 समीपस्थ अवरोही शीर्षगामी आंतरिक से बाहरी। ऑप्शन 4 विभेदीकरण, सरल से जटिल, एकीकरण, जटिल से सरल। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्या हो जाएगा? अवरोही यानी कि शीर्षगामी, समीपस्थ आंतरिक से बाहरी, यानी कि आंतरिक से बाहर की ओर। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? हार्वर्ड गार्डन के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास कैसी बुद्धि होती है? खालिस्तान प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन ए जब बात आ जाए मूर्तिकार की, तो मूर्तिकार के पास कौन सी बुद्धि होती है? स्थानिक बुद्धि होती है। तो स्थानिक बुद्धि ऑप्शन ए इसमें भी नहीं है, ना ही इसमें है। तो दिक स्थानिक बुद्धि कौन से में है? दूसरे नंबर पर है। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतः व्यक्ति और दिक स्थानिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 है, अंतः व्यक्ति और दिक स्थानिक बुद्धि। आइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? ऑप्शन ए बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर। ऑप्शन 2 सीखने में पुनर्बल की भूमिका पर। ऑप्शन 3 आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर। ऑप्शन 4 एक प्रक्रिया के बजाय, तो बजाय नहीं भैया, उसके बजाय नहीं भैया, ना ही पुनर्बलन पर और ना ही शिक्षण के महत्व पर, आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर 3 आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर। आइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा प्रभावी तरीका है? ऑप्शन ए स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित नहीं भैया, हतोत्साहित नहीं करना है। ऑप्शन 2 कठिन समस्याओं से बचना नहीं, कठिन समस्याओं से बचना नहीं है भैया। ऑप्शन 3 उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, ये भी नहीं होगा। उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए, तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, ये कथन है। तो कथन क्या कहता है? शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कारण क्या कहता है? सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन 2 ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? ऑप्शन ए संगठन,
ऑप्शन 2 वर्गीकरण, ऑप्शन 3 वैचारिकता, ऑप्शन 4 गैर प्रासंगिकरण। तो कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो गैर प्रासंगिकरण। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए, वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच का संबंध, ये भी नहीं होगा भैया। ना ही क्रिया की परिभाषा बतानी है आपको क्रिया के, ना ही वर्तमान काल के दौरान। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है? और क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 की बात करें, निम्न में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ है क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। ऑप्शन 2, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ऑप्शन 3, शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। ऑप्शन 4, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त का कोई लेना देना नहीं, ना ही शिक्षक पक्षपाती है, ना ही शिक्षक कठोर तरीके से आंकता है। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खेलने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण क्या कहता है? बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन 2, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 23, ले वाइगोस्की के अनुसार खाली सर बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए, मूर्त पुरस्कार। ऑप्शन 2, सहकर्मी सहयोग। ऑप्शन 3, सामाजिक अलगाव। ऑप्शन 4, मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सहकर्मी सहयोग, ले वाइगोस्की के अनुसार। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, सहकर्मी सहयोग। आइए क्वेश्चन नंबर 24, तो 24 की बात करें, ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक है। ऑप्शन ए, बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। ऑप्शन 2, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। तो अपरिपक्वता का प्रतीक नहीं भैया, विकासात्मक देरी का संकेत है, ये भी नहीं होगा भैया। ऑप्शन 4 देखें, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है आंतरिक वाक। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। आइए क्वेश्चन नंबर 25, 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। ऑप्शन ए, पारगमनात्मक तर्क। ऑप्शन 2, जीववादी चिंतन। ऑप्शन 3, केंद्रीयन। ऑप्शन 4, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो बच्चा जब निर्जीव वस्तु को सजीव मानने लगे तो यह कहलाता है जीववादी चिंतन। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए, कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता। ऑप्शन 2, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता। ऑप्शन 3, बार बार दोहराव और आवृत्ति व्यवहार। ऑप्शन 4, संवाद कौशलों का उच्च स्तर। तो स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की जो विशिष्ट विशेषता कौन सी है? बार बार दोहराव और आवृत्ति व्यवहार। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27, तो 27 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 27, विद्यार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। कारण क्या कहता है? जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। तो ऑप्शन ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन 2, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? निम्न में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तथ्यों को रटना नहीं होगा भैया। ऑप्शन 2, यंत्रवत याद करना, ये भी नहीं होगा भैया। समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा भी नहीं रखनी है आपको। समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, समालोचनात्मक चिंतन का
विकास करना। आइए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, ऑप्शन 2 अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, ऑप्शन 3 जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, ऑप्शन 4 तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। तो बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, यानी कि पहले सरल, उसके बाद कठिन चीजें बताई जाएं। तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30, विद्यार्थियों को सीखने की शैलियों में विविधता, ऑप्शन ए को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, ऑप्शन 2 की उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए, ऑप्शन 3 को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, ऑप्शन 4 को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा तो देनी नहीं है भैया, ना ही ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, रखना चाहिए, ना ही एक रूपता लानी है। तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर है। तो ये थी सीडीपी की सटीक आंसर की। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।